नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। किसानों को दिवाली से पहले मोदी का तोहफा 42,000 करोड़ की सौगात। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर घमासान, सहयोगी दलों में नाराजगी। राघोपुर में तेजस्वी का राहुल गांधी जैसा हाल, प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल फिर शर्मसार, दुर्गापुर में छात्रा से दरिंदगी, आरजीकर की गूंज फिर तेज। और पीसी में महिला पत्रकारों को नहीं रोका गया, आरोपों पर अफगान मंत्री का बयान। और अब खबरें विस्तार से। देश के अन्नदाता किसानों के लिए दिवाली से पहले आई खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के पूसा के किसानों को दिया 42,000 करोड़ रुपए का तोहफा। कहा जा सकता है कि इस बार खेतों में भी दिवाली मनने वाली है। दरअसल पीएम मोदी ने पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन उत्पादकता मिशन का शुभारंभ किया है। करीब 24,000 करोड़ की धन धान्य योजना और 11,440 करोड़ के दलहन मिशन के साथ देश के 100 आकांक्षी जिलों के किसान अब नई उम्मीदों की फसल बोएंगे। इस योजना के तहत किसानों की आय बढ़ेगी। खेती में टिकाऊ प्रणाली अपनाने और फसल विविधीकरण पर जोर दिया गया। साथ ही सिंचाई, स्टोरेज और लोन सुविधाएं भी आसान होंगी। यानी खेती अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक सशक्त अर्थव्यवस्था का आधार बनने जा रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने आज कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी 5,450 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा 815 करोड़ की परियोजनाओं की नींव रखी गई है। बेंगलुरु और जम्मू कश्मीर में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र, असम में आईवीएफ लैब, महसाणा और इंदौर में दूध पाउडर संयंत्र और तेजपुर में मछली चारा संयंत्र सब एक साथ देश की कृषि को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर अगली फसल से पहले किसानों की जिंदगी बदलने की फसल बो दी गई है। मोदी का ये ऐलान सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि देश के अन्नदाता के लिए एक बड़ा दिवाली गिफ्ट है। क्यों? अब इसी मॉडल पर हम खेती के मामले में पिछड़े देश के 100 जिलों का, जो खेती के क्षेत्र में, बाकी जो में आगे होंगे, ऐसे 100 जिलों का हम विकास करना चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके काम करना चाहते हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रेरणा वही आकांक्षी जिलों का मॉडल है। इस योजना के लिए 100 जिलों का चयन बहुत सोच समझकर किया गया है। 3 पैरामीटर्स पर इन जिलों का चुनाव किया गया है। पहला, खेत से कितनी पैदावार होती है। दूसरा, एक खेत में कितनी बार खेती होती है। और तीसरा, किसानों को लोन या निवेश की कोई सुविधा है और है तो कितनी मात्रा में है। साथियों, हमने अक्सर 36 के आंकड़े की चर्चा सुनी है। हम बार बार कहते हैं उनके बीच तो 36 का आंकड़ा है, लेकिन हर चीज को हम चुनौती देते हैं, उसको उल्टा करते हैं। इस योजना में हम सरकार की 36 योजनाओं को एक साथ जोड़ रहे हैं। जैसे प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन है, सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान है, तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए तिलहन मिशन है, ऐसी अनेक योजनाओं को एक साथ लाया जा रहा है। पीएम धन धान्य कृषि योजना में हमारे पशुधन पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। बिहार की राजनीति में एनडीए के भीतर सीटों की खींचतान अब चरम पर पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक का मकसद था सीटों का बंटवारा तय करना, लेकिन सहयोगी दलों की नाराजगी ने इस गठबंधन की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि जो खबरें कई जगह चल रही हैं, सीटों पर सहमति हो गई, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वहीं जीतन राम मांझी अपनी मांग के मुकाबले कम सीटें मिलने से नाखुश नजर आ रहे हैं और चिराग पासवान भी जेडीयू कोटे की सीटों पर अपना दांव पेश कर रहे हैं। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो अपने कोटे से कोई सीट किसी को नहीं देगी और सहयोगियों को साधना बीजेपी की जिम्मेदारी है। ऐसे में गठबंधन में तनाव साफ दिख रहा है, लेकिन बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का दावा है कि सब कुछ तय हो चुका है और जल्द ही सीटों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि इस बीच राजनीतिक सस्पेंस और गहराता जा रहा है। एनडीए के भीतर इस सीटों के खेल में कुछ घंटों में या फिर दिनों में स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने की संभावना जताई है। ये वही सीट है जो लंबे समय से लालू यादव परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती रही है। किशोर ने तेजस्वी यादव को चेतावनी दी है कि अगर वे राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें राहुल गांधी की तरह अमेठी वाली स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। राघोपुर की राजनीतिक महत्ता को समझना जरूरी है। लालू प्रसाद यादव ने यहां 2 बार जीत दर्ज की, वहीं राबड़ी देवी 3 बार विधायक रहीं। तेजस्वी यादव ने 2015 और 2020 में यहां जीत हासिल की और उप मुख्यमंत्री तथा विपक्ष के नेता का पद संभाला। किशोर ने कहा है कि वे राघोपुर के लोगों से मिलकर उनकी राय लेंगे और पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में राघोपुर समेत कई सीटों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बिहार की राजनीति में अब राघोपुर पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ कॉलेज अस्पताल परिसर में कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ये घटना पिछले वर्ष आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई डॉक्टर के साथ दरिंदगी की याद दिलाती है। उड़ीसा के जलेश्वर की रहने वाली ये छात्रा शुक्रवार देर रात अपने क्लासमेट के साथ कैंपस के बाहर खाना खाने के लिए गई थी। लौटते वक्त कथित तौर पर 2 से 3 युवक रास्ते में आए, जिनमें से एक ने छात्रा का फोन छीना और दूसरे ने उसे सुनसान इलाके में घसीटकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही छात्र ने पीड़िता को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना को गंभीर बताते हुए शनिवार को घटनास्थल का दौरा करने की घोषणा की। आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के लिए कानून व्यवस्था को जिम्मेदार बताया। स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक इंद्रजीत साहा ने मेडिकल कॉलेज से तत्काल रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि जांच की प्रगति पर नजर रखी जा रही है। पीड़िता के पिता ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर अस्पताल में सुरक्षा होती तो ये घटना नहीं होती। वहीं कॉलेज परिसर में छात्रों ने घटना के विरोध में मौन प्रदर्शन किया, जिससे संस्थान में तनाव का माहौल व्याप्त हो गया। नई दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिससे विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। मुत्तकी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्होंने महिलाओं को मना नहीं किया था और ये गलतफहमी है। उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों की उम्मीद जताई है। मुत्तकी का कहना था कि दोनों देश के लोग एक ही इलाके के हैं और आसानी से संवाद कर सकते हैं। उनका भारत आने का मकसद दारुल उलूम देवबंद भारतीय सरकार और राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करना है। उन्होंने भविष्य में व्यापार और राजनीतिक संबंध मजबूत करने की बात भी कही। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुत्तकी की मुलाकात के कुछ घंटे बाद दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास में आयोजित हुई। भारतीय पक्ष ने महिला पत्रकारों को भी शामिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि पत्रकारों की सूची तालिबान अधिकारियों ने तैयार की थी। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस कार्यक्रम में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। विपक्षी नेताओं ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवालों के घेरे में लिया है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पूछा कि भारत में तालिबान प्रतिनिधि की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को क्यों हटाया गया। उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों का अपमान बताया।
राहुल गांधी ने कहा कि महिला पत्रकारों को मंच से बाहर रखने की अनुमति देना महिलाओं के प्रति समर्थन न दिखाना है। पी चिदम्बरम ने पुरुष पत्रकारों से अपील की कि ऐसे मामलों में वे भी विरोध स्वरूप बाहर निकलते। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि भारत में धर्म की स्वतंत्रता पर सख्ती है, लेकिन एक विदेशी कट्टरपंथी को महिलाओं के साथ भेदभाव करने की अनुमति दी जा रही है। ये विरोधाभासी है। महिला अधिकारों को लेकर पूछे गए सवाल पर मुत्तकी ने टाल मटोल करते हुए जवाब दिया कि हर देश की अपनी परंपराएं होती हैं। अफगानिस्तान में तालिबान शासन पर महिलाओं के अधिकारों को सीमित करने के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के देवबंद, जहां पहुंच चुके हैं अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी। दारुल उलूम देवबंद में उनका भव्य स्वागत किया गया। 15 वरिष्ठ उलेमाओं ने मुत्तकी का हाथ मिलाकर अभिवादन किया और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी खुद मुख्य द्वार पर खड़े रहकर उनका स्वागत कर रहे थे। मुत्तकी का ये दौरा धार्मिक और कूटनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। वो दारुल उलूम की लाइब्रेरी का दौरा करेंगे और हदीस की कक्षा में बैठकर अध्ययन का निरीक्षण भी करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के करीब 20 छात्र दारुल उलूम में पढ़ाई कर रहे हैं और मुत्तकी उनसे भी मिलेंगे। दिल्ली से सड़क मार्ग से देवबंद पहुंचे मुत्तकी ने कहा है कि देवबंद और अफगान उलेमाओं के बीच पुराना संबंध है। उनके मुल्क में भी देवबंद मसलक के लोग रहते हैं। उन्होंने आशा जताई है कि दोनों देशों के बीच फिर से आना जाना शुरू हो और संबंध मजबूत हों। बताया जा रहा है कि मुत्तकी मुफ्ती अब्दुल कासिम नुमानी और मौलाना अरशद मदनी सहित कई शिक्षकों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान धार्मिक चर्चा और तकरीर का कार्यक्रम होगा। ये नहीं कि कक्षा में बैठकर हदीस पढ़ाई देखने का भी मौका मिलेगा। इस तरह का दौरा धार्मिक और कूटनीतिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि अफगानिस्तान और भारत के बीच शिक्षा और संवाद के पुल को भी मजबूत बनाएगा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी अपने 6 दिवसीय भारत दौरे के दौरान आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद पहुंचे। यहां दारुल उलूम देवबंद में उन्हें आलिम की डिग्री प्रदान की गई। ये वाइस चांसलर ने पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इसके साथ ही अब उन्हें मौलाना आमिर खान मुत्तकी कहा जाएगा। बता दें कि आलिम की सनद आमतौर पर इस्लामी शिक्षा के कोर्स के अंत में दी जाती है। सहारनपुर पुलिस ने बताया कि मुत्तकी के इस दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दारुल उलूम के उलेमा, विद्वान और प्रशासक उनसे मिलने पहुंचे। मुत्तकी ने देवबंद में दारुल उलूम के मोहतमिम मुत्तफी अबुल कासिम नुमानी और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सहित अन्य वरिष्ठ उलेमा से मुलाकात की। रविवार को ये आगरा जाकर ताजमहल का दीदार करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार वो सुबह दिल्ली से रवाना होकर 11 बजे तक आगरा पहुंचेंगे, जहां उन्हें इलेक्ट्रिक कोर्ट से स्मारक दिखाया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों ने उनके लिए विशेष इंतजाम किए हैं। ये यात्रा इसलिए खास है क्योंकि तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। मौजूदा दौर में जब भारत और अफगानिस्तान दोनों के पाकिस्तान के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हैं, ये दौरा कूटनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब और तेज हो गई है। इसी बीच असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी इस बार राज्य की करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
अख्तरुल ईमान ने बताया कि ये संख्या 2020 के मुकाबले 5 गुना अधिक है। ईमान ने साफ कहा, AIMIM बिहार में तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रही है। उनका लक्ष्य एनडीए और महागठबंधन दोनों को ये एहसास दिलाना है कि इस बार उनकी भी मौजूदगी मायने रखेगी। ईमान ने यह भी बताया कि पार्टी कुछ समान विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन पर बातचीत कर रही है ताकि एक मजबूत थर्ड फ्रंट तैयार किया जा सके। हालांकि पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को गठबंधन के लिए पत्र भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब AIMIM अपने दम पर विस्तार करने की योजना बना रही है। याद दिला दें, 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने बसपा और उपेंद्र कुशवाहा की RLSP के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस समय पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन 2022 में उनके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस समय अख्तरुल ईमान ही पार्टी के एकमात्र विधायक है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को। AIMIM की ये कोशिश बिहार की राजनीतिक तस्वीर को और रोचक बना देगी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपी सेंटर में सियासी माहौल फिर गरमाया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच भी सपा के कुछ कार्यकर्ता जेपी नारायण की मूर्ति तक पहुंचने में सफल रहे और माल्यार्पण किया। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से उनका हौसला बढ़ाया और कहा, जो करना था वो इन नौजवानों ने किया। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि JPNIC को, जो कि लोकनायक की याद में बनी है, अब बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, भाजपा ने इसे बर्बाद कर दिया है और सरकार इसे छुपा रही है ताकि बर्बादी नजर न आए। हम इसे बिकने नहीं देंगे और समाजवादी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट सस्पेंड होने पर अखिलेश ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मैंने केवल यूपी में हो रही घटनाओं की जानकारी साझा की थी, इसमें गलत क्या है। जेपी सेंटर पर आज का ये नजारा बताता है कि जेपी और सपा के बीच लोकनायक की जयंती भी अब सियासी लड़ाई का मैदान बन चुकी है और देखना ये होगा कि इस बार JPNIC की बर्बादी को लेकर सियासत और कितनी तेज होगी। JPNIC से हम लोगों ने कई बार आपसे कहा कि पॉलिटिकल इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि इसका शिलान्यास जब हुआ था उस समय नेताजी, जॉर्ज फर्नांडिस और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बहुत महत्वपूर्ण नेता उस कार्यक्रम में शामिल रहे थे। न केवल इस सरकार ने बर्बाद किया है उसको, बर्बाद के साथ साथ कोई देख ना पाए, क्योंकि अगर देखेगा तो बहुत सारे देश के लोगों को जानकारी हो जाएगी। याद रहे सरकार को कि जयप्रकाश जी ने जनता को जगा करके सरकार को हटाने का काम किया था। समाजवादी लोग हम सब मिलकर के जनता को जागरूक कर करके सरकार को हटाने का काम करेंगे। जो सबसे सुंदर बिल्डिंग बनी थी, भारतीय जनता पार्टी कितना भी छिपाना चाहे और कितना भी पुलिस लगा करके हिल नहीं पाएंगे, अपनी नाकामी को छिपाना चाहे, आज के दिन जयप्रकाश जी को याद करते हुए जयंती के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि JPNIC को हम लोग बिकने नहीं देंगे। ये सरकार जो बेचना चाहती है JPNIC को, वो हम समाजवादी लोग मिलकर के इसको बिकने नहीं देंगे। हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद प्रशासनिक कार्रवाई तेज कर दी गई है। रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरेन बिजारनिया को उनके पद से हटा दिया गया है और IPS सुरेंद्र सिंह भोरिया को नए SP के तौर पर नियुक्त किया गया है। पूरन कुमार ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मार ली थी। उनके सुसाइड नोट में 12 वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न और पोस्टिंग में भेदभाव के आरोप लगाए गए थे। उनकी पत्नी IAS अमनीत पूरन कुमार ने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने 13 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।
कांग्रेस नेताओं और दलित संगठनों ने इस घटना को प्रशासनिक उत्पीड़न बताया और तत्काल न्याय की मांग की। राज्य भर में प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और सबकी नजरें अब जांच और प्रशासनिक कदम पर टिकी हुई हैं। खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर हाल ही में हैदराबाद में अपने साले नरने नितिन और लक्ष्मी शिवानी तुल्लरी की शादी में परिवार संग पहुंचे। इस मौके पर एक्टर अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रणति और बच्चों के साथ पारंपरिक अंदाज में नजर आए। जूनियर एनटीआर ने गोल्डन कुर्ता पजामा और ऑफ वाइट शिमरी प्रिंस कोट पहना हुआ था, जबकि उनकी पत्नी मैचिंग साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। शादी के दौरान एनटीआर ने अपने जीजा के फर्ज निभाते हुए नवविवाहित जोड़े पर फूल बरसाए और उन्हें आशीर्वाद दिया। सोशल मीडिया पर शादी के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। इनमें एक क्लिप में एनटीआर अपने बेटे भार्गव के साथ मस्ती करते नजर आए, जिसमें वे उसके गाल चुटकी से पकड़ते और खेल खेल में भाग जाते दिखे। इस पारंपरिक समारोह में परिवार और करीबी दोस्तों ने शिरकत की। शादी में साउथ इंडस्ट्री के कई दिग्गज सितारे भी पहुंचे, जिनमें राणा दुग्गबाती, अपनी पत्नी मिहिका बजाज और नागा चैतन्य शामिल थे। लक्ष्मी शिवानी तुल्लेरी वेंकट कृष्ण प्रसाद तुल्लेरी की बेटी हैं, जिनका परिवार दुग्गबाती खानदान से जुड़ा है, जहां वेंकटेश और सुरेश बाबू जैसे नाम शामिल हैं। रिश्तों के इन डोर ने दोनों परिवारों को एक साथ जोड़ा। एक वीडियो में जूनियर एनटीआर को वेंकटेश दुग्गबाती संग हल्की फुल्की बातचीत करते हुए देखा गया। पूरे आयोजन के दौरान स्टार्ट से पारंपरिक रस्मों में हिस्सा लिया और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। एक वीडियो में जूनियर एनटीआर को वेंकटेश दुग्गबाती संग हल्की फुल्की बातचीत करते हुए देखा गया। पूरे आयोजन के दौरान स्टार्स ने पारंपरिक रस्मों में हिस्सा लिया और नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाया और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उन्होंने 129 रनों की सधी हुई पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। इस पारी के दम पर भारतीय टीम ने पहली पारी में 518 रन बनाकर डिक्लेयर किया। यशस्वी जायसवाल ने 175 रन जबकि साई सुदर्शन ने 87 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। नीतीश कुमार रेड्डी और ध्रुव जुरेल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। वहीं शुभमन गिल ने इस शतक से टेस्ट क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बनाने का कारनामा किया है। WTC में उनका ये 10वां शतक है, जिससे उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही बतौर कप्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5वां शतक लगाकर गिल ने बाबर आजम और रोहित शर्मा के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। गिल की कप्तानी में भारत की टीम मजबूत नजर आ रही है और ये प्रदर्शन उनकी नेतृत्व क्षमता को भी दर्शाता है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।